हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शैडो एक्सप्लेन पर। आज हम फ्लावर्स ऑफ इविल के 5वें एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें वही रेनकोट वाला आदमी दिखाया जाता है। वो जिस जगह पे था वहाँ दीवारों पर काफ़ी सारे पेपर लगे हुए थे जिसमें किसी औरत की फ़ोटो थी। उस रेनकोट वाले आदमी को बीमारी थी, उसे खांसी आने लगती है और उसके मुँह से खून निकलने लगता है। वहीं हमें एक मछली वाला कीचेन दिखाया जाता है। फिर हमें मिसेस बेक दिखाई जाती हैं जो वो न्यूज़ देखती हैं जिसमें दोएंसू को खूनी बोला जा रहा था। फिर हमें मिस्टर बेक दिखाए जाते हैं जो अपने घर के एक कमरे में जाते हैं जहां एक आदमी कोमा में था और उसका इलाज चल रहा था। मिस्टर बेक उसे इंस्योंग कहकर पुकारते हैं। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि दो मिन्स्योंग की एक बेटी भी थी जिसका नाम दोएसू है। जीवन उसके बारे में जानकारी पता करने लगती है। अगले सीन में हमें दोएसू दिखाई जाती है जिसके हाथ खून से सने होते हैं। उसके सामने ही एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। दोएसू कहती है, बताओ अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? वो आदमी कहता है, नहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। हमें पता चलता है वहाँ शूटिंग चल रही थी। तभी दोएसू को जीवन का कॉल आता है। वो उसे मिलने बुलाती है। फिर जीवन और दोएसू मिलते हैं। जीवन उसे देखते ही उसे दोएसू बुलाती है। दोएसू जीवन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी शक्ल मिन्स्योंग से इतनी ज़्यादा मिलती है? जीवन कहती है, नहीं मुझे बस ऐसा लगा कि आप ही दोएसू हैं। दोएसू जीवन से कहती है, मैं दोएसू से पिछले 18 साल से नहीं मिली हूँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस हर बार मुझसे यही सवाल पूछती है, मैं सबको बताते बताते थक चुकी हूँ। जीवन कहती है, मुझे तुमसे ये नहीं जानना है, मुझे तुमसे पूछना है। दो मिन्स्योंग के पास बहुत संपत्ति थी, तुमने ज़मीन बेच दी पर बिल्डिंग रख ली, ऐसा क्यों? क्या तुमने दोएसू के लिए ठिकाना छोड़ दिया है? दोएसू कहती है, ज़मीन बेचने के बाद जो पैसे मिले उसको विक्टिम के परिवारों को दे दिया गया था और बाकी पैसे और संपत्ति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने 18 सालों से अपने भाई को नहीं देखा है और आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जीवन कहती है, 18 साल से पुलिस और मीडिया की जिल्लत सहने के बाद मुझे लगा तुम्हें दोएसू से नफरत हो गई होगी, पर अब भी तुम उसे अपना भाई कह रही हो। दोएसू कहती है, मेरा बहुत समय बर्बाद हो चुका है, मैं अब के किसी काम नहीं आऊँगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हमें उजिन दिखाया जाता है जो असली बेकिस्योंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसकी बॉस वहाँ आ जाती है। वो उसे दो मिन्स्योंग और दोएसू के बारे में आर्टिकल लिखने को कहती हैं। आगे हमें स्योंग दिखाया जाता है। जीवन स्योंग को वहीं रेनकोट पहनने को बोलती है। स्योंग कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? जीवन बताती है, वो रेस्टोरेंट में खून का केस, उस रात तुम भी यही पहनकर आए थे ना? स्योंग कहता है, तुम्हें लगता है मैं आधी रात को ये पहनकर बाहर जाकर किसी का खून करूँगा? जीवन कहती है, क्या मजाक कर रहे हो? उस दिन मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी, पर नामगिल ने खूनी को तुरंत पहचान लिया जबकि उसने मास्क भी पहन रखा था। स्योंग कहता है, हो सकता है ये उसका वहम हो। वो कहती है, नहीं वो दोएसू ही था। स्योंग कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो कहती है, ऐसे ही अगर मैंने दोएसू को पकड़ लिया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। जीवन केस के बारे में जानकारी पढ़ रही थी, तभी वहाँ स्योंग आ जाता है। जीवन स्योंग से कहती है, मिन्स्योंग के बच्चों को तो पता भी नहीं था कि उनका पिता सीरियल किलर था। दोएसू को सनक उसके पिता से ही मिली होगी। स्योंग कहता है, तो तुम्हें लगता है तुम उसे जल्दी ही पकड़ लोगी? जीवन कहती है, हमारे पास उसका डीएनए तो पहले से ही है, बस उसका चेहरा पहचानने की देरी है। हमें उसका स्केच बनवाना होगा। स्योंग पूछता है, उसका स्केच कौन बनवाएगा? जीवन कहती है, उस रेस्टोरेंट का मालिक जिसके यहाँ दोएसू काम किया करता था, उसके बाद वो गायब हो गया था। दोएसू यहाँ जीवन से सभी जानकारी निकाल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उजिन दोएसू का स्केच बनवा रहा था। वो पुलिस वालों को दोएसू के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था जिससे वो लोग दोएसू को ना ढूंढ पाए। फिर दिखाया जाता है स्योंग नामगिल की पत्नी से मिलने उसके घर गया था। वो वहाँ उजिन बनकर गया था। मिसेस ली कहती हैं, वो आपकी तलाश कर रहे थे, मरने से पहले भी उन्होंने आपको कॉल किया था। स्योंग रोते हुए कहता है, काश मैं वो कॉल उठा लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मिसेस ली कहती हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। स्योंग कहता है, उस रात नामगिल इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रहा था? मिसेस ली बताती है, हफ्ते में एक बार वो अपने रेस्टोरेंट में रुककर नई रेसिपी पर काम किया करता था। स्योंग कहता है, वो खूनी भी इनकी इस आदत से वाकिफ था। इसके बारे में और कौन जानता था?
मिसेस ली कहती हैं मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। फिर हमें वही बूढ़ी लेडी दिखाई जाती है। वो जीवन के पास कॉल करती है और बताती है उसके पास दोनसू की 5 साल पुरानी फ़ोटो है। आगे हमें स्केच रूम दिखाया जाता है जहाँ वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है ये मुझे दोनसू नहीं लग रहा है। पूजन कहता है ये एकदम दोनसू तो नहीं लग रहा, पर ये उसके सौतेले भाई जैसा लग रहा है। पुलिस उससे पूछता है क्या आपको उसका चेहरा अच्छे से याद है? पूजन कहता है बिल्कुल, जैसे हम कल ही मिले हों। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है तुम अभी जवान हो तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। फिर हमें सियोंग दिखाया जाता है जिसे मिसेस ली बताती हैं वो टैक्सी जिसमें नामगिल रेस्टोरेंट जाता था। फिर हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ जीवन उस लेडी का पता पूछकर उससे फ़ोटो लेने चली जाती है। मिस्टर चोय उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करते हैं। वो अपनी बोतल पुलिस स्टेशन में ही भूल गया था। उस टैक्सी ड्राइवर ने बोतल में माइक्रोफोन छुपा रखा था जिससे वो पुलिस स्टेशन में हो रही सभी बातों को सुनता था। उजिन सियोंग को कॉल करता है। वो उसे बताता है एक लेडी के पास तुम्हारी 5 साल पुरानी फ़ोटो है और उसे लेने जीवोन जा रही है। आगे हमें दिखाया जाता है उजिन एक वॉइस रिकॉर्डर डिवाइस अपने जेब में रखता है। उसकी कार में सियोंग आकर बैठता है। फिर हमें जीवोन दिखाई जाती है। दोनों पुलिस आपस में बात कर रहे थे। जीवोन कहती है अगर दो मिनसियों ने खुदकुशी ना की होती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि वो एक सीरियल किलर था। क्या पता उसने खुदकुशी ना की हो। छोटा डिटेक्टिव कहता है क्या मतलब, इसके पीछे कोई और भी था? जीवन कहती है उसके ठिकाने से विक्टिम के राइट थंबनेल्स ही मिले थे, तो फिर लेफ्ट वाले कहाँ गए? हो सकता है उसने वो अपने बेटे को दे दिया हो। फिर हमें उजिन और सियोंग दिखाया जाता है जो उस लेडी के घर जा रहे थे। उजिन कहता है अगर हमने उस खूनी को पहले ढूंढ निकाला तो तहलका मच जाएगा, पर सियोंग कुछ नहीं कहता। उजिन उससे पूछता है तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? सियोंग उससे पूछता है मेरी बहन का नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है? यहाँ उसी नेकलेस की बात हो रही है जो हमने उजिन के बैग में देखा था और बैग चेक करते हुए सियोंग को मिल गया था। उजिन कहता है वो मेरे पास गलती से रह गया था और वो 200 का कैसे हुआ? वो मैंने ही खरीदा था, ब्रेकअप के बाद वापस ले लिया था। सियोंग कहता है मैंने उसे फेंक दिया। उजिन कहता है तुमने मेरी चीज़ क्यों फेंकी? उजिन सियोंग से पूछता है 200 बेके सियोंग कैसे बन गया? तुमने चा जीवन को धोखा कैसे दिया? सियोंग कहता है जीवन को कुछ नहीं पता है, ना मेरी असलियत ना ही मेरे पास्ट के बारे में। जीवन मेरी ज़रूरत है। जब वो मेरे पास होती है तो मेरे पिता मेरे पास नहीं आ पाते, वो जीवन से डरते हैं। सियोंग की ये बातें सुनकर उजिन काफ़ी डर जाता है। सियोंग उजिन से कहता है तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। ये कहकर वो उसकी जेब से वॉइस रिकॉर्डर निकाल लेता है। उजिन डरते हुए कहता है प्लीज़ उसे डिलीट मत करो। सियोंग कहता है जो कुछ तुम जानते हो, जिस दिन वो जीवन को पता चला मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उजिन कहता है ये किस तरह का मजाक है? सियोंग कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। उजिन इस बात से काफ़ी डर जाता है। वो पूरे रास्ते कुछ नहीं कहता। वो लोग अपने गांव के रास्ते से जा रहे थे तो सियोंग को पुराने हादसे याद आने लगते हैं कि कैसे उसके गांव वाले उस पर टोना टोटका किया करते थे क्योंकि उन लोगों को लगता था कि उस पर भूत का साया है। तब तक वो लोग उस लेडी के घर पहुंच जाते हैं। उजिन उसको अपना प्लान बताता है। मैं पहले उस लेडी के घर जाकर उससे कहूँगा मैं एक रिपोर्टर हूँ, वो मुझे फ़ोटो दिखाएगी। मैं तुम्हें इस मैसेज करके बता दूँगा वो फ़ोटो कहाँ रखी है। मैं उनका ध्यान भटकाकर उन्हें बाहर लेकर आऊँगा, तब तुम उस जगह से फ़ोटो उठा लेना। फिर हमें अपने तय किए गए जगह पर मिलना होगा। सियोंग कहता है क्या हो अगर तब तक पुलिस आ जाए? क्या हो अगर तुम उसका ध्यान न भटका सको? उजिन गुस्से में बोलता है तुम्हारे पास और कोई आइडिया है क्या? नहीं है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। उजिन सियोंग को वहीं छुपने का कहकर मिसो के घर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ मिसो को किसी ने बांध रखा था। वो उन्हें खोलने लगता है। मिसो घबराते हुए कहती हैं संभल के पीछे देखो। तब तक कोई उजिन के सिर पर कुछ मार देता है। वो आदमी बाहर भागता है। सियोंग उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो वही टैक्सी ड्राइवर था। वो कहता है तुम हो 200। सियोंग कहता है
मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहता है, भले तुम मुझे नहीं जानते पर तुम जी मिसुक को जानते होगे। तब तक वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर कहता है, हम दोनों अकेले में क्यों नहीं मिलते? इतने टाइम बाद तो तुम मुझे मिले हो। सियोंग कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर जीवोन की आवाज़ आती है और वो टैक्सी ड्राइवर सियोंग को धक्का देकर भाग जाता है। सियोंग उसके पीछे भागता है। तब तक जीवोन उसे देख लेती है। वो जोर से दोसुक चिल्लाती है। सियोंग काफ़ी घबरा जाता है। वो भागने लगता है। जीवोन उसका पीछा करने लगती है। उधर उजिन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसके सर से खून निकलने लगता है। इधर सियोंग भागते भागते एक फैक्ट्री में चला जाता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा था तो जीवोन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसे ढूंढने लगती है। उसे वहाँ एक लाइट रोड दिखाई देता है। वो उसे चालू करती है। तभी सियोंग हथौड़ी फेंक कर रोड को फोड़ देता है और जीवोन को कंबल से ढक देता है ताकि जीवोन उसे ना देख पाए। जीवोन उससे लड़ने लगती है और वहाँ रखी चीज़ें जीवोन पर गिरने वाली होती हैं, पर सियोंग बीच में आ जाता है जिससे सारी चीज़ें उस पर गिर जाती हैं। सियोंग जीवोन को हथकड़ी पहनाकर वहाँ से भाग जाता है। जीवोन अपने ऊपर से कंबल हटाती है तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।